वक्त सुलगते सवाल का सबसे बड़ा सुलगता सवाल इस वक्त दिल्ली वालों के लिए है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि दिल्ली की हालत चिंताजनक है, लगातार हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे खुलेगा दिल्ली में लॉकडाउन? दिल्ली में क्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? सब कुछ तो हो रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है, लोग भी अपना लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भीड़ भाड़ लगा रहे हैं बाजारों में। वो तस्वीरें भी हमको लगातार दिख रही हैं न्यूज़ 18 पर। लगातार हम लोग जब जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने आपको जहांगीरपुरी की तस्वीर दिखाई थी जहां हॉटस्पॉट घोषित करने के बाद भी लोग निकल रहे थे। फिर कई जगह से खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। तो फिर जब वही पीड़ित हो रहे हैं तो फिर ये कैसे कंट्रोल में आएगा? और कंट्रोल में नहीं आएगा तो हॉटस्पॉट कैसे खत्म होगा? हॉटस्पॉट खत्म नहीं होगा, लॉकडाउन कैसे खुलेगा? ये सवाल बनता चला जा रहा है दिल्ली वालों के लिए। सुनिए डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा है दिल्ली के लिए, क्यों दिल्ली परेशान है। दिल्ली की हमारी परिस्थिति ये लगातार हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। तो जब हम दिल्ली का ओवरऑल नक्शा देखते हैं तो मैं दिल्ली में देखता हूं कि मुझे वहां पर ग्रीन कलर का जोन तो दिखता ही नहीं है। और सारी दिल्ली में मेजॉरिटी दिल्ली जो है वो मुझको लाल रेड जोन के अंदर दिखाई देती है। मेरे को एकदम बहुत चिंता होती है उसके कारण। दिल्ली रेड जोन में दिखाई दे रही है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब जगह रेड दिखाई दे रहा है। तो फिर कैसे खुलेगा लॉकडाउन? कौन खोलेगा लॉकडाउन? उन लोगों की क्या गलती जो सब नियम पालन करके घर में बैठे हैं? वो क्या बस इंतजार ही करते रह जाएंगे? कौन जिम्मेदार है? हॉटस्पॉट बनाए रखने का कौन जिम्मेदार है? क्या सारी जिम्मेदारी लोगों की ही है? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ विधायक संजीव झा जुड़ रहे हैं। तबलीगी जमात के सदस्य मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दिल्ली में जामा मस्जिद से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। और दिल्ली के कोंडली से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, ये बताइए करेगा कौन? लोग अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं कि भाई हम जो सही बैठे हैं, जो नियम पालन करके बैठे हैं, वो बस यही सुनते रहे कि भाई लाल ही लाल होता रहेगा, ये ग्रीन होगा नहीं, ऑरेंज होगा नहीं और उसके बाद ग्रीन नहीं होगा। तो कब तक इंतजार करना है? कौन जिम्मेदार है इसका? पहले तबलीगी जमात की बात है कि भाई इन लोगों ने फैला दिया, इन लोगों की वजह से फैल गया, इनकी वजह से फैल गया। वो भी हो गया, क्वारंटीन हो गए, टेस्ट हो गए, उनमें से कुछ निकल गए, कुछ ने प्लाज्मा दान दे दिया। वो अपने आप को बड़ा बता रहे हैं कि साहब हमने तो प्लाज्मा दान दे दिया, हम पे क्या इल्जाम लगा रहे हो? यही सब चलता रहेगा। हम दिल्ली वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई ये हटेगा कैसे? कौन जिम्मेदार है? सुधांशु जी देखिए, दिल्ली इस समय भारत के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स में से एक हो गया जी। जिस राज्य में सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति है। ये बात आपकी सही है कि इसको हॉटस्पॉट में परिवर्तित करने की जो पहला कांड हुआ वो तबलीगी जमात के द्वारा हुआ। ठीक है। उसके बाद सरकार को यहाँ दो तरफा तीन तरफा समस्याओं का सामना करना पड़ा। यद्यपि राज्य सरकारें भी सहयोग कर रही हैं, मैं राज्य सरकारों पे कोई एकदम सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, परंतु एक आध चीज ध्यान देने योग्य है। बाहर से लोग यहाँ पे आए हुए थे, बाहर से लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। उसके बाद चलिए वो मामला एक्सपोज हुआ। उसके बाद आपने देखा कई जगहों पे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई। अभी आपने जहांगीरपुरी की घटना का जिक्र किया। अभी आपने देखा जिस दिन रमजान के पहले दिन चांदनी चौक के अंदर का क्या माहौल दिखाया गया कि इस प्रकार का दिखा रहे हैं, लोग आराम से चल रहे हैं जैसे त्योहार ऐसा हो, किसी प्रकार की कोई नियम कानून का पालन करने का विधान ही नहीं दिख रहा है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हमें एक प्रकार की यहाँ पर प्रशासनिक के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विषय में भी विचार करना है। लोग पालन नहीं। अच्छा, आप ये जहांगीरपुरी की तस्वीरें देखिए। जहांगीरपुरी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 24 अप्रैल की। ये तब जब उसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, प्रियंका कांडपाल वहां पर थी। आप कह रहे हैं कि ये तस्वीरें हो रही हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई इनको रोकेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मानवीय बात है कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु किशोर जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो एक मनोविज्ञान भी बनाया गया कि हमें नियम का पालन नहीं करना है, हमें सरकार की बात नहीं माननी,
और खासकर पिछले 7-8 महीने से दिल्ली में जो एक वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं दिल्ली की भोली भाली जनता उस मनोवृत्ति की भी शिकार हो रही है। नहीं और आप आज भी नहीं एक क्या वर्ग क्या ऐसा क्या है क्या जो सुधांशु जी नियम ये को माना जाए तोड़ने का आप ये कह रहे हैं कि एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो माहौल बनाया गया चाहे दिल्ली के चुनावों में या वहां, उस वजह से अब ये बन गया है कि कोई सरकार के दिशा निर्देश पालन नहीं करता है? क्या ये मानूं मैं जो कह रहा हूं एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, हाँ, हमें कोई नियम पालन नहीं करना है, हमें सरकार की कोई बात माननी नहीं है, सरकार की हर बात की खिलाफत करनी है। अब क्या हो गया कि एक कैच 22 सिचुएशन में आके फंस गए। अब वो जो कम पढ़ी लिखी अशिक्षित जनता है वो तो उस मानसिकता की शिकार हो गई। और दुर्भाग्य देखिए कि तबलीगी जमात प्रकरण के बाद भी परोक्ष रूप से ऐसी चीजों को डिफेंड करने का प्रयास किया गया, उनको एक सांप्रदायिक कवर देने का प्रयास किया गया। उस कारण से स्थिति और बद से बदतर संजीव झा जी माहौल जो है वो ऐसा बनाया गया दिल्ली में जिसकी वजह से लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे संजीव झा जी आप ये बताइए, चलिए सुधांशु जी कह रहे हैं ये माहौल बनाया गया, मुझे ये बताइए कि और भी तो इतने सारे लोग हैं जो पालन कर रहे हैं, उनकी क्या गलती? वो कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे उनकी वजह से जो पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली को थोड़ा ज्यादा बर्डन झेलना पड़ा, ये तो हम सब लोग मानते हैं, क्योंकि पहले विदेशों से ज्यादा लोग दिल्ली में आए, उसमें से संक्रमित लोग फर्स्ट और कॉन्टैक्ट सेकंड कॉन्टैक्ट बढ़ा, फिर उसके बाद मरकज की घटना हुई, उससे कुछ फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेकंड कॉन्टैक्ट बढ़ा। उसके बाद मुझे ये लगता है कि मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर कुछ लोग जरूर ऐसे हैं कि जो जबरदस्ती करते हैं, सड़क पे निकलते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, पर मैं नहीं मानता हूं कि ये किसी कारण से हो रहा है या लॉ नहीं मान, ये एक आदमी की अपनी हुई मैंने फैंसी जरूर हो सकती है, लेकिन ये मास ऐसा मानता है, मैं नहीं मानता। एक चीज और समझिए, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो कर रहे हैं इनको रोकेगा कौन? चलिए वो उनकी मानसिकता ऐसी है, उनकी मनोवृत्ति ऐसी है, अरे भाई इनकी वजह से क्या, जिनकी मनोवृत्ति ऐसी है उनकी वजह से जो नियम पालन कर रहे हैं वो क्यों भुगतते हैं? बिल्कुल देखिए, आप फ्रस्ट्रेशन लेवल देख रहे हैं दिल्ली वालों का, वो ऐसे ये तो जो आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा उससे लग रहा है ये तो कभी खुलेगी नहीं दिल्ली, ऐसे कैसे खुलेगी? किशोर जी, उसको दो तरह से समझना पड़ेगा। आपने जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया, हम सबने कोशिश की पहले समझाने की, अब 3 दिन से पुलिस ने काफी शक्ति की है तो फिर वहां निकलना लोगों ने बंद किया। लेकिन एक और बात है, नहीं बंद किया वहां पर बंद किया। मैं प्रियंका के पास चलता हूं। प्रियंका, ये जहांगीरपुरी आप गई थी और अभी आजकल जहां आप जा रही हैं, क्या लोगों ने बंद कर दिया? क्या सुधार आया है कुछ? जी, मैं पहले तो आपको जामा मस्जिद के पास बिल्कुल हूँ, यहाँ की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ किशोर। आप थोड़ा सा मेरे राइट साइड में देखेंगे कि जो दुकानें खुली हुई हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर बाजार खुलने का जो समय है वो शाम का किया गया है रमज़ान के चलते, लेकिन भीड़ आप देखेंगे दुकानों में, पूरा जो कानून है वो फॉलो हो रहा है, मास्क पहना हुआ है, लेकिन बाहर जो बेवजह की भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं शॉप्स के बाहर बेवजह यहाँ पर फिलहाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिनको दुकानों से सामान लेना है वो लाइन लगा कर सामान ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोग भी यहाँ घरों से बाहर निकले हुए हैं जिन्हें कोई काम नहीं है। तो ये तो मैं आपको ताजा तस्वीर फिलहाल जामा मस्जिद की बैरियर के पीछे दिखाइए, बैरियर के पीछे दिखाइए, बैरियर के पीछे अगर कैमरा जूम इन कर सके तो। ये बिल्कुल बैरिकेड के पीछे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैरिकेड की तस्वीरें भी आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं कि इसके पीछे भी आपको भीड़ नजर आएगी, साथ में जामा मस्जिद नजर आ रहा है। यानी कि अगर लोगों की जरूरत का सामान भी लोगों को लेना है तो उससे भी कई ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। तो ये आप बताइए संजीव झा जी, इसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या ये अब आप दिल्ली पुलिस कंट्रोल करेगी? मैं सुधांशु जी से पूछूं या आपसे पूछूं, यही करती रहे दिल्ली कि भाई केंद्र सरकार का है कि दिल्ली सरकार का है? किशोर जी, मैंने पहले ही कहा आपको कि देखिए ये बात अब दिल्ली पुलिस, दिल्ली ये सबको पूरे देश एक साथ मिलकर के काम कर रहा है और दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं उसके काम पर उसके प्रोफेशनल में कोई शक नहीं कर रहा। मैंने आपको उदाहरण दिया, चूंकि जिस जहांगीरपुरी का नाम लिया, मैं यहाँ का विधायक भी हुआ, कुछ एरिया हमारा भी पड़ता है वहां पे। हम लोगों ने पहले कोशिश की, लोगों को समझाया, लेकिन 4 दिन से पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। मैं निवेदन भी करता हूँ आपके चैनल के जरिए तमाम लोगों से कि आप सब लोग एक की गलती। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है? प्रियंका बोलिए प्रियंका। जिस दिन हम जहांगीरपुरी पहुंचे थे, न्यूज़ 18 की टीम जब वहां पर पहुंची थी, वहां पर जो कंटेनमेंट जोन बना था H ब्लॉक, ठीक उसी के सामने कम से कम 150 लोगों की भीड़ थी। जाहिर है, अगर जिस तरीके से संजीव जी बता रहे हैं कि विधायक भी उस इलाके के हैं, अगर थोड़ी भी संजीदगी लोगों में या प्रशासन में रही होती, जो एक कंटेनमेंट जोन एक रात पहले ही बना है, उसके सामने 200 के तकरीबन लोग थे, सील करने के लिए गलियों को बैरिकेड किया गया था, लोग आराम से बाहर निकल रहे थे, आराम से घूम रहे थे,
के, बिना मास्क के, बिना सामान के। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि प्रशासन ने समझाने की कोशिश की। अगर कोशिश की होती जी तो मतलब देखिए, मैं संजीव जी यहाँ पर दोषारोपण की बात नहीं है, बात ये हम आपको हकीकत बता रहे हैं, ये हो रहा है। और आप और जो सुधांशु जी बात कर रहे हैं कि बात नहीं मानने वाली बात है, उसमें आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर आपके मंत्री और विधायक उलझ भी रहे हैं और आप अपनी सफाई दे रहे हैं कि इमरान हुसैन साहब अपने मंत्री होने के नाते गए थे दौरे पर। लेकिन ये जो तस्वीरें आती हैं उससे बाकी लोगों पर क्या असर जाता है, एक बार देखिए ना, देखिए क्या हुआ इमरान हुसैन और पुलिस जी का, जिसमें पुलिस के बीच में जिसमें आपने सफाई दी, आपकी सफाई की बात करेंगे, वो देख लीजिए। आप देखिए इतने आदमी लोग लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे अरे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने इतना खड़ा होने दो। इस पर सफाई दी है सत्येंद्र जैन जी ने, सफाई दी है, तो मैं संजीव जी के पास जाने से पहले वो भी सुन लेते हैं। सत्येंद्र जैन जी क्या कह रहे हैं इस पर? क्या होता है, अगर पुलिस वाले काम कर रहे हैं तो सरकार भी काम कर रही है। वो अपने काम पर थे, विजिट पे थे। अब ऐसे मैं भी कहते हैं जगह जगह जाता हूँ, कल भी मैं क्वारंटाइन सेंटर गया था। कल कहते लॉकडाउन तो हो गई है, ये थोड़ा होता है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लॉकडाउन का उल्लंघन थोड़ा कह सकते हैं। अभी सरकार की सारी मशीनरी काम कर रही है, तो वो अपने काम पर थे। तो सुधांशु जी, ये जब जैसे सत्येंद्र जैन जी ने सफाई दी कि भाई ये वो मंत्री हैं, वो भी खुद अपने काम पे गए थे, पुलिस भी अपना काम कर रही है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ एडीएम एसडीएम भी थे, वो भी समझाने ही निकले थे। तो ये वाली जो तस्वीरें आती हैं, ये भी तो दिल्ली को परेशान करती हैं कि भाई ये यही सब चलता रहेगा कि तो दिल्ली कब खुलेगी? सुधांशु जी देखिए, मंत्री को कार्य करने के लिए बाहर निकलना है, वो आवश्यक है, वो उचित है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बस जनप्रतिनिधि हो या मंत्री हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ न्यूनतम लोग हों, जितने आवश्यक है उतने ही लोग रहें। मान लीजिए मंत्री का एक सहयोगी रह सकता है, एक दो अधिकारी रह सकते हैं, परंतु अकारण बहुत अधिक संख्या, जैसे अभी आपकी संवाददाता ही कह रही थी कि दुकान के बाहर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता। यहाँ एक और बात कहूंगा, प्रशासनिक पक्ष तो किशोर जी एक है। अब चाहे वो स्थानीय प्रशासन जो दिल्ली सरकार के अधीन है अथवा पुलिस प्रशासन जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो अपना प्रशासनिक सख्ती करे, वो तो एक पक्ष है, परंतु इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी रोल है और मैं मानना है समुदाय के नेताओं का भी यहाँ पर रोल है। उन्हें भी इस बात की आवश्यकता है कि वह अपने समुदाय में जागरूकता भी उत्पन्न करें कि अकारण अनायास बाहर न निकला जाए। उदाहरण के लिए कि नवरात्र का पर्व आया था तो हर तरफ से यह अपील भी थी, समुदाय मंदिर सब तरफ से, कि बाहर न निकलिए। उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा, रमजान का पर्व आया है तो समुदाय के लीडर्स को भी आगे आकर अपने अपने समुदाय के लोगों से यह अपील करनी चाहिए कि केवल आवश्यक चीज के लिए बाहर नहीं पर समुदायों, लेकिन सुधांशु जी समुदायों के लीडरों की तो बात है, कुछ ये भी यकीनन है कि कई समुदाय के लीडर आ भी रहे हैं, लेकिन फिर लोग देखते हैं तबलीगी जमात जहां से कहानी शुरू हुई थी, वो अब कह रहे हैं कि साहब हमने तो प्लाज्मा डोनेट कर दिया, और क्या चाहते हैं हमसे? क्यों मुजीबुर रहमान साहब, सही कह रहा मैं? आप इसी पे खुश हो रहे हैं? सिर्फ प्लाज्मा डोनेट नहीं किया है, बल्कि लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, उसमें जमात के भी लोग हैं और बाकी भी, सबसे अपील करी है कि घरों से ना निकलें और डॉक्टर्स का सपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। कोई अगर किसी को लक्षण है वो सामने आए, अपना ट्रीटमेंट कराएं। आप ये मानते हैं, अच्छा और उसके अलावा आप ये मानते हैं कि ये हॉटस्पॉट होने की शुरुआत और ये दिल्ली में जो पूरा मामला बिगड़ने की शुरुआत तबलीगी जमात की वजह से हुई? मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसकी वजह से, अब उसके पीछे वजह क्या कुछ भी रही हो, लेकिन हुआ तो वहीं से, शुरुआत तो वहीं से हुई। नहीं, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जमात के किसी आदमी की वजह से कहीं एक दो जगह पर कुछ हुआ होगा। एक दो जगह कहां? नहीं, आप सुन लीजिए ना, मैं जो बता रहा हूं आपको, जो जिस दिन लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ होगा? क्या उसके रिजल्ट आज सामने नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे उसके रिजल्ट सामने। ये उसी की चीजें हैं। अब पूरे दिल्ली में जो आप बता रहे हैं कि कोरोना हो गया, तो क्या सब जगह जमात ने फैलाया या हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में कोरोना है? देखिए साहब, सीधी बात यह है कि जो लोग नियम का पालन कर रहे हैं वो क्यों भुगतें? वो तो ये देखते हैं ना कि मौलाना साद खुद ही नहीं आ रहे सामने। अगर आप सब कुछ के सामने आने से कोरोना रुक नहीं जाएगा ना, मौलाना साद के सामने आने से कोरोना नहीं रुक जाएगा। अच्छा चलिए, मान लिया आपकी बात, मौलाना साद के सामने आने से कोरोना नहीं रुकेगा, लेकिन कम से कम ये तो दिखना चाहिए कि नियमों का पालन करने के लिए हम राजी हैं। ये तो दिखना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। अरे अगर आपको पुलिस और प्रशासन बुला रही है तो आपको आना पड़ेगा ना सामने। मैंने जामा मस्जिद दिखाई, वहां जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, चलने की जगह नहीं होती है, खाली पड़ी हुई है, इक्का दुक्का लोग दुकानों पे खड़े हुए हैं। अरे मैं जामा मस्जिद, देखिए एक पहली चीज मुजीबुर रहमान साहब, आप तबलीगी जमात की तरफ से बोल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से नहीं।
हमको यह फर्क करना बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय तबलीगी जमात नहीं है, और तबलीगी जमात में सारे मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन वो सारे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आप उनके नुमाइंदे नहीं हैं, आप मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, आप तबलीगी जमात के नुमाइंदे हैं। आपसे सवाल तबलीगी जमात का हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं तबलीगी जमात में सारे मुसलमान हैं। जब आप तबलीगी अरे हाँ, वो तो हैं, लेकिन आप कंसीडर करते हैं। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए अरे आप क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ लोग तबलीगी जमात को सिर्फ मानते हैं कि वही सभी सारे मुसलमान हैं, तो आप जामा मस्जिद की बात क्यों कर रहे हैं? सारे जामा मस्जिद में तबलीगी जमात के लोग घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं ना? क्या सारे बहुत सारे नहीं रहते हैं क्या? यानी कि तबलीगी जमात का सिर्फ वही आदमी है जो गलती करता पाया गया। तबलीगी जमात सिर्फ आप उसी को कहना चाहते हैं? तबलीगी जमात के अरे भाई, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे सिर्फ तबलीगी जमात का सवाल पूछा। मैंने आपसे मुसलमानों का सवाल नहीं पूछा। लॉकडाउन में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है यहाँ पे। बांट रहे हैं। अरे आप की जमात के लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं आप ही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो मानसिकता और मनोवृत्ति की बात सुधांशु जी ने की ना, वो यहीं से शुरू होती है। आप तबलीगी जमात और मुसलमान मिक्स कर रहे हैं। आप जामा मस्जिद की क्या बात कर रहे हैं? आप तबलीगी जमात की बात कीजिए ना। मैं उसको तबलीगी जमात कहूं जिसने कोई गलती कर दी होगी, जो वही इंक्वायरी में पता चलेगा। अरे भाई साहब, आप आ ही नहीं रहे सामने। आपके मुखिया अगर सामने नहीं आ रहे तो मेरा सवाल सीधा है, आपके मुखिया अगर सामने नहीं आते हैं तो मैसेज ये जाता है कि आप नियमों को पालन नहीं करना चाहते। तो ये मेरा सवाल नियमों का पालन करने की मानसिकता पर था। सुधांशु जी देखिए, जो इन्होंने बात कही, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने जामा मस्जिद का जिक्र किया। अरे जामा मस्जिद तो शाहजहां के जमाने से है, तबलीगी जमात 1926 से है। जामा मस्जिद मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है। उसने तो कहा था कि कोई गैदरिंग मत करो, इसके बावजूद मरकज ने गैदरिंग की। तो आप तो वैसे इस्लाम के खिलाफ हो गए। दारुल उलूम देवबंद ने कहा था पूरे भारत के मुसलमानों से कोई गैदरिंग मत करो, उसके बाद आपने की। काबा में पूरी तरह जियारत बंद थी, उसके बाद आपने की। तो आपने तो इस्लाम की कोई बात मानी नहीं। आप कहां से उसके प्रतिनिधि बन गए? और एक और बात कहता हूं, हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती, एक चीज मॉरल भी होती है। अगर आज मौलाना साहब बाहर आ जाए और अपने को एक अस्पताल में एडमिट कर लें, पुलिस के सामने सरेंडर करके, और कहें देखो भाई मैं नियम का पालन करने को तैयार हूं, और सारे जमातियों से मैं कहता हूं कि तुम भी जिसके पास को शक है कोरोना होने का, बाहर आ जाओ, और सरकार और प्रशासन तुम्हारा साथ देगी। एक मॉरल फैक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है। जो आपने कहा कि किसी के बाहर आने से क्या नहीं होता, रे साहब, ये तो वो देश है जहां एक नेता ने, गांधी जी ने बाहर आकर लोगों को अंग्रेजों की सरकार तक से सारे देश को खड़ा कर दिया था। एग्जाम्पल ये कहा जा रहा अपना मॉरल फैक्टर आके आगे समाज एग्जाम्पल सेट करने की बात है। बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करने की बात है। संजीव झा जी, नेताओं से इस वक्त एग्जाम्पल सेट करने की उम्मीद की जा रही है, चाहे वो किसी की भी नुमाइंदगी कर रहे हो, ये बात सामने आ रही है। अब आप जो संजीव झा जी कह रहे हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, उनको मानना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मैं फिर वापस उसी सवाल को करूंगा कि जो लोग मान रहे हैं उनकी गलती तो है नहीं, तो फिर ये इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ लोग भीड़ जमा कर देंगे, वो हॉटस्पॉट बनता रहेगा और दिल्ली नहीं खुलेगी। कैसे खुलेगी? नहीं, देखिए, आपकी बात के दो मैसेज मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कौन है पता नहीं, वो कुछ लोग का कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, भी हो सकता है। इस बात को समझिए आप। दूसरी बात कि जहां नहीं मान रहे हैं वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी बताया, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि 80-90% दिल्ली के लोग आइसोलेट हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। वो जो 5% 10% लोग हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, उसका खामियाजा अगर दिल्ली को भुगतना पड़ेगा, प्रशासन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही कारण है कई जगह शक्ति बढ़ती गई है, कई जगह नहीं माने तो फिर वहां पे कार्रवाई भी की गई है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इस प्रोटोकॉल को ब्रेक करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो, उसको समझाया भी जाए, चाहे वो प्यार से समझे, चाहे और कोई तरीका अख्तियार करना। अब ये और कोई तरीका, मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या और कोई तरीका अख्तियार करने का वक्त आ गया है, जब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये तो चिंता बढ़ती जा रही है, हॉटस्पॉट अब 100 के करीब पहुंच चुके हैं। आप कह रहे हैं 80-90% लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल को और बाकी नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से बाकी लोग फंसे हुए हैं। तो अगर वो कोशिशों से नहीं मान रहे हैं, अगर वो सलाहों से नहीं मान रहे हैं, अगर वो हिदायतों से नहीं मान रहे हैं, तो क्या जो भी ये लोग हैं उन पर क्या एक नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई करने का वक्त आ गया है? क्या आप ये कहेंगे संजीव झा जी? नहीं किशोर जी, ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है। ये वो तो कारगर नहीं है ना, उससे तो हॉटस्पॉट बढ़ रहे हैं। जहां नहीं मान रहे हैं वहां पे कार्रवाई। एक चीज समझिए आप,
दिल्ली में लगभग 100 हॉट स्पॉट हैं। हाँ। और ये हॉट स्पॉट 2 पेशेंट से जहां कहीं भी मिलता है हम हॉट स्पॉट उसको घोषणा करते हैं। मैं ये मानता हूं कि भगवान करे कि पूरे देश में ऐसा ना हो। सर भगवान करे से कैसे होगा? मैं भगवान भरोसे नहीं बैठना ना। अब किशोर हमें कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ। किशोर ऐसे बात करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी पूरी बात रखने दीजिए, फिर अपनी बात कीजिए, फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि आगरा एक टाइम में कोरोना फ्री हो गया था, फिर अचानक वहां केसेस बढ़ गए। तो आज जितने भी हॉट स्पॉट हम बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर सर्वे करने के बाद जब हम पुख्ता तौर पर हम ये मान लें कि यहाँ कोई पेशेंट नहीं आ रहे हैं, फिर उसको जो भी ग्रीन जोन और उसके बाकी जोन जो है मैं समझ गया भाई साहब। मेरा बस इतना कहना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आखिरी मिनट है, मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, ये भगवान भरोसे बैठे हैं क्या हम? कब कुछ या तो कुछ कार्रवाई की जाए, किसी वजह से कैसे तो रोका जाए ना। अगर लोगों के बाहर निकलने से दिक्कत हो रही है तो लोगों के बाहर निकलने पे क्या नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई करने का टाइम आ गया है? सुधांशु जी देखिए, सरकार का अपनी तरफ से प्रयास है कि संवेदनशीलता के साथ लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए, परंतु यह बात सत्य है कि यदि एक सीमा से अधिक चीज बढ़ जाएगी, पानी सर से ऊपर हो जाएगा, तो फिर कठोरता पूर्वक कार्रवाई करनी क्या पड़ेगी। पानी सर के ऊपर जा चुका है? क्या पानी सर के ऊपर जा चुका है सुधांशु जी? देखिए, मैं आपको बात कह रहा हूं, इसका असेसमेंट तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक विभाग ये दोनों मिलकर यह रिपोर्ट देंगे, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी सर से ऊपर जाने की तरफ जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आगे बाध्य होकर कठोरता पूर्वक कार्रवाई करनी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, संजीव जी और मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका आपका भी शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, प्रियंका और हमारे बहुत से साथी देश भर में लगे हुए हैं, दिल्ली में लगे हुए हैं, सड़कों पे पहुंचे हुए हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमें। और वाकई अब जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद कह दिया है तो चिंता बढ़ गई है। जैसा सुधांशु जी ने कहा, क्या पानी सर के ऊपर जा रहा है? बड़ा सवाल, सुलगता सवाल। अर्थशास्त्री और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुई डील का स्वागत किया है और इसे भारत के लिए अच्छा बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुए समझौते से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। उनके मुताबिक फेसबुक और व्हाट्सएप से भारत में लगभग 40 करोड़ लोग जुड़े हैं और लगभग इतने ही लोग रिलायंस जियो से भी जुड़े हैं। स्वामी के मुताबिक इस डील से जियो मार्ट को ई कॉमर्स और ई पेमेंट के बाजार में उतरने में आसानी होगी। वहीं ग्राहकों को भी कम कीमतों पर सामान मिल सकेगा। अभी रिलायंस जियो मार्ट में 1,25,000 लोग काम कर रहे हैं। इनके अलावा व्हाट्सएप के जरिए हजारों छोटे कारोबारियों को जोड़ा जा सकेगा, जिससे उनको अपने सामान के लिए बड़ा बाजार और बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलेंगी। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए लोग भी अपने नजदीकी किराना दुकान से सामान ऑर्डर कर सकेंगे।